दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप तमाम बच्चों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर जो है आपका 27, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 27 मुकम्मल करने वाला हूं। ठीक है, इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करते हैं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि जेटी एकेडमी पर आप तमाम बच्चों को हर एक चीज मिल रहा है, हर एक चीज की सहूलत हो रही है और लाइव क्लास भी आप तमाम बच्चों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। इसलिए आप तमाम बच्चे बिल्कुल जर्रा बराबर भी परेशान ना हो। आप तमाम बच्चों को परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जेटी एकेडमी पर आप तमाम बच्चों को हर एक चीज को बिल्कुल सहल और आसान अंदाज में कर दिया जाएगा, ताकि जो आने वाले बोर्ड के 2026 के इम्तिहान हैं उसमें आपको कोई परेशानी, दुश्वारी और मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप तमाम बच्चे से मैं गुजारिश करता हूं कि वक्त आपके पास अब बहुत कम है, बहुत कम वक्त बच गया है। इसलिए इस वक्त को इधर उधर में जाए और बेकार ना करें। अपने वक्त को बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई में अपने वक्त को सर्व करें, ताकि 26 के इम्तिहान में हमें रुस्वा और जलील ना होना पड़े और बेहतरीन आला से आला नंबर आज से कामयाबी हासिल करें। इसलिए तमाम बच्चे ये जो भी 1.5 महीना 2 महीना के करीब आपका बच गया है, इसको अपने पढ़ाई पर फोकस करें और अपने पढ़ाई में ज्यादातर वक्त को आप तमाम बच्चे लगाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता कवायद भी बता दिया और जितने भी मज़ामीन हैं, जितने मज़ामीन आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, तमाम मज़मून को मैंने बता दिया। अब तमाम बच्चों के शुरू से लेकर आखिर तक, यानी पहले चैप्टर से लेकर आखिर चैप्टर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, बाज़ाब्ता तौर पर उसे ऑनलाइन की शक्ल में आप तमाम बच्चों को बता दिया जाएगा। अब तमाम बच्चों के लिए आसान कर दिया जाएगा। वही जमा भी मैंने बता दिया, जिद अजदाद जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं उसको भी हल करा दिया। हर एक चीज तकरीबन मैंने उर्दू का आप तमाम बच्चों को बता दिया है। अब 2-3 चैप्टर बच गए हैं, उसको भी मुकम्मल कर देंगे, ताकि आपको आपके लिए आसानी हो जाए, दुश्वारी आपके लिए जर्रा बराबर ना हो। तो मैंने बताया आज मैं आपको चैप्टर नंबर 27 पढ़ाने वाला हूं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 27। और वो चैप्टर नंबर 27 क्या है? मरसिया। क्या है चैप्टर नंबर 27? मरसिया है। और इसके जो मरसिया जो है किसके है? मीर बब्बर अली की मीर बब्बर अली अनीस की मरसिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 27 आपका है मरसिया। इसके राइटर मुसन्निफ है मीर बब्बर अली। तो सबसे पहले हम मीर बब्बर अली के बारे में जो आपके बुक और आपके किताब के अंदर दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उसे हल करते हैं, उसे समझ लेते हैं, उनके बारे में डिटेल्स। फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर देखेंगे क्या है। यहां पर एक बात हमें आपको याद रखना है कि जो चैप्टर है, चैप्टर मरसिया मीर बब्बर अली अनीस की, चैप्टर से बिल्कुल ही आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। हो सके तो खुलासा पूछ ले, खुलासा आप तमाम बच्चे को बता दिया जाएगा, लेकिन चैप्टर से सर्रा बराबर कहीं से भी सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जो राइटर है मीर बब्बर अली अनीस, इसी से ज्यादातर सवाल आपसे बोर्ड के इम्तिहान में किए जाएंगे और किए जाते चले आ रहे हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं, परेशान होना नहीं। इंशाअल्लाह आसानी के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी और आप आने वाले इम्तिहान में बेहतर और आले नंबर से कामयाबी हासिल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। तो मैंने बताया आपका चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर आपका जो है 27 क्या है? मरसिया। चैप्टर नंबर 27। अब हमें मरसिया को समझना है कि मरसिया आखिर
मरसिया किसे कहते हैं। ठीक है, एक होता मरसिया और एक होता है शख्सी मरसिया। तो मरसिया कहते हैं कि शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन और शहीद करबला में जो भी लोग थे उनके बारे में जिक्र कर देना और शहीद करबला के बारे में बयान कर देना, इसे मरसिया कहते हैं। और एक होता है शख्सी मरसिया। एक सेकंड, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि मरसिया किसे कहते हैं। इमाम हुसैन और दीगर करबलाए शोदा का जिसमें तज़किरा किया जाए, यानी करबला के मैदान इमाम हुसैन और उसके साथ जितने भी लोग शहीद हुए थे उसका तज़किरा कर दिया जाए तो उसी को मरसिया कहते हैं। एक होता है शख्सी मरसिया। तो शख्सी मरसिया की तारीफ पूछ लेती है। मरसिया की तारीफ यानी इमाम हुसैन और शहीद करबला के तज़किरा को बयान किया जाए, उसे मरसिया कहते हैं। और शख्सी मरसिया किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी शख्स के मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए, उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। समझ गए शख्सी मरसिया किसे कहते हैं, यानी किसी भी शख्स की मौत पर जो रंज और गम का इजहार किया जाता है उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। समझ गए इतना। एक मर्तबा और सुन लीजिए। सबसे पहले मरसिया हजरत इमाम हुसैन और शोदाहे करबला के जिक्र को, शोदाहे करबला के का तज़किरा किया जाए, उसे मरसिया कहते हैं। और शख्सी मरसिया किसी भी शख्स की मौत पर जो रंज और गम का इजहार किया जाता है उसी को मरसियाए शख्सी कहते हैं। जैसे अभी मिर्जा गालिब, बहुत सारे जितने भी हैं अभी जो मरसिया लिखे हैं उसको शख्सी मरसिया हम कहेंगे। समझ गए इतना। अब चैप्टर नंबर 27 जो मरसिया है, क्या, या रब चमने नज्म को गुलजारे एरम कर है। ठीक है, ये मरसिया है। मरसिया है। सबसे पहले इसके मुसन्निफ और राइटर को समझना है। तो इस मरसिया के जो राइटर है मीर बब्बर अली अनीस। चैप्टर नंबर 27 के राइटर का नाम क्या है, मीर बब्बर अली अनीस है। तो आइए इसके बारे में जो आपके बुक के अंदर जो डिटेल्स दिए हुए हैं उस डिटेल्स को उसके बारे में मालूमात कर लेती है। मैंने बार बार आपको कहता हूं कि ज्यादातर जो सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में किए जाते हैं वो राइटर, मुसन्निफ और लेखक के बारे में ही ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पैदाइश, मीर बब्बर अली अनीस की पैदाइश कब और कहां हुई। उनकी जो पैदाइश हुई है 1802 में मोहल्ला गुलाब बारी में हुई है। कहां, 1802 में कहां हुई, तो मोहल्ला गुलाब बारी में हुई है, जो यूपी के शहर फैजाबाद में है। यानी मोहल्ला गुलाब बारी जो है यह कहां है, यूपी में एक शहर है फैजाबाद, वहीं मोहल्ला गुलाब बारी है। ठीक है, इतना समझ गए। पैदाइश पूछेंगे, पैदाइश कब हुई, तो 1802 में। कहां हुई, तो मोहल्ला गुलाब बारी में है, जो यूपी के शहर फैजाबाद में ये वाक़ है। समझ गए इतना। कोई डाउट हो तो आप तमाम बच्चे जरूर कमेंट करके बताएं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। और मीर बब्बर अली अनीस के जो खानदान थे ये खानदानी शायर थे, यानी इसके बाप दादा जितने भी थे सब शायर थे, सब बेहतरीन अच्छे पढ़े लिखे थे। मीर बब्बर अली अनीस के ये खानदानी शायर थे, यानी इसके वालिद भी शायर थे, दादा भी शायर थे और परदादा भी इनके शायर थे, यानी पढ़ा लिखा ये घराना था। ठीक है, इतना समझ गए आप। आगे देखिए, वालिद का नाम, मीर बब्बर अली अनीस के वालिद का नाम क्या है, मुस्तहसन खलीक। क्या है उनके वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम है मुस्तहसन खलीक। और दादा देखिए, दादा का नाम है मीर गुलाम हुसैन हसन। क्या नाम है इसके दादा का, मीर गुलाम हुसैन
हसन, इनके मीर बब्बर अली के दादा का नाम है। ठीक है, इसको एकदम गौर से सुनना, आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछ लेंगे कि मीर बब्बर अली अनीस के दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, इनके वालिद का नाम क्या है। तो मैंने बता दिया कि इनके वालिद का नाम मुस्तहसन खलीक, दादा का नाम मीर गुलाम हुसैन हसन, और इनके परदादा का नाम है मीर गुलाम हुसैन। क्या नाम है इनके परदादा का? इनके परदादा का नाम जो है, परदादा का नाम मीर गुलाम हुसैन। समझ गए इतना? कोई डॉट? तो ठीक है, आगे देखिए आप। अब मीर बब्बर अली अनीस, इनकी इब्तिदाई तालीम कहां हुई? तो इब्तिदाई तालीम घर पर हुई है। कहां हुई इनकी इब्तिदाई तालीम? मीर बब्बर अली अनीस की जो इब्तिदाई तालीम हुई है घर पर हुई है। उसके बाद आगे की तालीम इन्होंने किससे किससे हासिल की और किससे किससे उन्होंने पढ़ाई की? इर्द गिर्द के गांव में, आसपास के गांव में किनके किनके पास जाकर इन्होंने तालीम हासिल की, देखिए उसका भी तस्करा आपके बुक के अंदर किया गया है। तो इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। उसके बाद आगे की तालीम मौलवी मीर नजफ, मौलवी मीर नजफ से पढ़े, फिर उसके बाद मौलाना हैदर अली से, और फिर उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद अब्बास वगैरह से इन्होंने तालीम हासिल की है। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, और आगे जो तालीम हासिल की है किन किन से तालीम हासिल की है, वो मौलवी मीर नजफ, मौलाना हैदर अली और मुफ्ती मोहम्मद अब्बास वगैरह से इन्होंने तालीम हासिल की है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आगे देखिए, फैजाबाद में सवारी, ये जो है मीर बब्बर अली अनीस फैजाबाद में सवारी और शमशीर जनी सीखी है। शमशीर जनी समझते किसे कहते? तलवार, शमशीर के माने तलवार आता, तलवार भाजना, और सवारी का भी काम इन्होंने फैजाबाद में सवारी और शमशीर जनी सीखी है। आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस तरीके से सवाल किए जाएंगे कि मीर बब्बर अली अनीस ने सवारी और शमशीर जनी जो है इन्होंने ये कहां सीखी? तो फैजाबाद में। कहां? फैजाबाद में। ठीक है, और आगे देखिए, और लखनऊ में फौजी तरबियत हासिल की है। फौजी तरबियत इन्होंने कहां हासिल की है? तो मीर बब्बर अली जो है वह लखनऊ में फौजी तरबियत हासिल, इन्होंने मीर बब्बर अली ने फौजी तरबियत जो हासिल की है वो लखनऊ में की है। इस तरह सवाल किया जाए कि मीर बब्बर अली अनीस ने फौजी तरबियत कहां हासिल की? लखनऊ में। और सवारी और शमशीर जनी कहां सीखी? फैजाबाद में। समझ गए इतना? देखिए आप आगे देखिए, और 12 बरस की उम्र से, यानी 12 ही बरस के थे, 12 बरस की उम्र से शायरी शुरू की थी। यानी जब ये 12 बरस ही के थे तो इन्होंने 12 बरस से ही शायरी, शेर व शायरी करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, समझ गए इतना? अब आगे देखिए, और इब्तिदा में उनका जो तखल्लुस था, यानी इब्तिदा यानी शुरू में यह क्या तखल्लुस करते थे मीर बब्बर अली अनीस? शुरू में हजी ये तखल्लुस करते थे। क्या करते थे शुरू में तखल्लुस? हजी और नासिक है एक बहुत बड़ी शायर, उन्होंने कहा कि ये जो हजी तखल्लुस है ये सही नहीं है, अपने तुम तखल्लुस को बदलो। तो नासिक के मशवरे से अनीस तखल्लुस करना शुरू कर दिया। शुरू में पूछेंगे कि मीर बब्बर अली शुरू में क्या तखल्लुस करते थे, तो वो हजी तखल्लुस करते थे, और नासिक के मशवरे से उन्होंने बाद में अनीस तखल्लुस करना शुरू कर दिया। समझ गए इतना? एकदम बिल्कुल आसान सहल है, जर्रा बराबर हमें आप तमाम बच्चों को परेशानी और दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, और वो मरसिया गोई की हैसियत से मशहूर हुई। यानी मीर बब्बर अली अनीस जो है इनकी शोहरत कैसे हुई और ये मशहूर कैसे हुए? तो मीर बब्बर अली अनीस जो है ये वो मरसिया गोई की हैसियत से ये मशहूर हो गई। इनकी शोहरत जो हुई वो मरसिया गो की हैसियत से इनकी शोहरत हुई। ठीक है, समझ गए इतना? कोई डॉट? ठीक है, आगे चलते हैं। और वो किसी दरबार से मुंसलिक नहीं हुए, यानी वो किसी दरबार, किसी स्कूल या कहीं भी जाकर वो
काम नहीं किया, बल्कि वे खुला आजाद होकर जहां भी काम किया खुद को अपना काम किया, शेर व शायरी हो कुछ भी हो खुद अपना किया, किसी स्कूल हो या किसी भी जगह से मुंसलिक नहीं हुए, बल्कि खुद अपना जहां भी काम किया उन्होंने खुद अपने पैर पर खड़ा होकर खुद अपना काम मीर बब्बर अली ने किया है। आप देखिए 1857 की तबाही के बाद उन्होंने लखनऊ से बाहर निकलकर मजलिसे पढ़े, यानी 1847 की जो तबाही आई थी उसके तबाही के बाद उन्होंने लखनऊ से बाहर निकले और मजलिसे पढ़े। और कहां कहां गए उन्होंने? पटना, हैदराबाद, बनारस, इलाहाबाद में अपना कलाम जाकर सुनाया। यानी 1847 के तबाही के बाद उन्होंने लखनऊ से बाहर निकले और मजलिसे पढ़े, मजलिस जमाए। अब वो कहां कहां का सफर किया पूछेंगे आपके इम्तिहान में। मीर बब्बर अली अनीस ने मजलिसे पढ़ने के लिए कहां कहां गए थे? तो पटना, हैदराबाद, बनारस और इलाहाबाद में जाकर उन्होंने अपना कलाम सुनाया, और जिससे उनकी और ज्यादा शोहरत हुई, जिससे और ज्यादा उनका चर्चा खूब अच्छी तरीके से उनका चर्चा होने लगा। ठीक है, आप देखिए आपसे इस तरीके से बोर्ड में यह सवाल किए जाएंगे कि उर्दू का सबसे पहला मरसिया कौन है, यानी सबसे पहला मरसिया कौन है, उसको किसने लिखा और उसका नाम क्या है। अगर आपसे बोर्ड के इम्तिहान में इस तरीके से सवाल किया जाए कि सबसे पहला मरसिया कौन है, तो सबसे पहला मरसिया जो है नौसरहार है। क्या है सबसे पहला मरसिया? नौसरहार है, जो 1503 में जिसको लिखा गया। कब लिखा गया? पहला मरसिया नौसरहार जो 1503 में लिखा गया। इसके लिखने वाले कौन थे? सैयद शाह अशरफ बयाबानी थे। कौन थे? सैयद शाह अशरफ बयाबानी थे। सबसे पहला मरसिया उर्दू का कौन है? नौसरहार जो 1503 में लिखा गया, जो सैयद शाह अशरफ बयाबानी इन्होंने लिखे, इनके मुसन्निफ और इनके राइटर थे। अब आखिर में देखिए मीर बब्बर अली अनीस इस दुनिया से कब अल्लाह को प्यारे हो गए, इस दुनिया से कब खुदाए ताला को प्यारे हो गए। तो मीर बब्बर अली अनीस का इंतकाल जो हुआ 10 सितंबर 1874 को लखनऊ में हुआ। आपसे इस तरीके से सवाल करेंगे कि मीर बब्बर अली अनीस की वफात कब हुई, तो 10 सितंबर 1874 में हुई। कब? 10 सितंबर 1874 में हुई। और कहां हुई? तो लखनऊ में हुई। अगर इस तरीके से सवाल किया जाए कि मीर बब्बर अली अनीस की पैदाइश कब और कहां हुई, तो इनकी पैदाइश 10 सितंबर 1874 को कहां हुई, तो इनकी जो पैदाइश हुई वो लखनऊ में हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप तमाम बच्चों को कोई परेशानी और कोई दुश्वारी इसको समझने में जर्रा बराबर भी नहीं हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आपका चैप्टर नंबर 27, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। आप देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 27 है मरसिया, इस मरसिया के अंदर क्या बयान किया गया है, इस मरसिया के अंदर किस चीज को बताया गया है। मैंने पहले शुरू में कह दिया कि आपसे इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं किए जाएंगे। हो सकता है इसका खुलासा पूछ लिया जाए, जब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप तमाम बच्चों को बताएंगे तो मरसिया मीर बब्बर अली अनीस का जो मरसिया है उसका खुलासा एकदम सहल और आसान अंदाज में आप तमाम बच्चों को मैं लिखकर बोर्ड पर ला दूंगा, ताकि अगर आपसे बोर्ड के इम्तिहान में पूछ ले आप आसानी और सहूलत के साथ इसको लिखकर अपने घर वापस आ जाए। देखिए जो मरसिया है क्या है, यारब चमने नजम को गुलजारे एरम कर, ए अब्रे करम खुश्क ज़राअत पे करम कर। कहना तू फैज का मबदा है, तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर।
یعنی کہہ رہے ہیں میر بابر علی نیس کہ اے میرے رب اس چمن نظم کو یعنی اس دنیا کو گلزار ارم کر، یعنی اس دنیا پر تم اپنا کرم کر، اپنا رحم کر، اپنا اس دنیا کے اندر فیض کو عام کر۔ اے ابر کرم، ایک کرم کے بادل، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ اے کرم کے بادل خشک زراعت کو، یعنی جو خشک ہو گیا ہے دنیا، جو سوکھ گیا ہے، اس پہ تھوڑا اپنا کرم کر، اپنا رحم کر، اپنا فضل کر۔ تو فیض کا مبدا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر تیرے ہی تجھی سے پوری دنیا والے کو فیض ملتا ہے، تیرے سے پوری دنیا والے فیض حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کوئی دم کر، یعنی اس کے طرف تو توجہ کر، اس کو اچھے نگاہ اور اس کو اچھے طریقے سے تو دیکھ۔ گمنام نام کو اعجاز بیان میں رقم کر، یعنی جو گمنام ہے، جو کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو بھی اپنے اعجاز سے اس پر رحم کر، کرم کر۔ انہی تمام باتوں کو اس میں، جب تک یہ چمن مہرے پر تو سے نہ جائے، اقلیم میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، بلبل کی زباں پر ہے تیرے شکر گزاری، ہر نقل پیوند ہے یہ حضرت باری، پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت ہماری۔ وہ گل ہو عنایت چمنے تباہ نگوں کو، بلبل نے بھی سونگا نہ ہو چمنے پھولوں کی بو کو۔ تعریف میں نے چشموں کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک میرے منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے مرثیہ، اس مرثیہ کے اندر کس چیز کو بتایا گیا ہے، کون سی بات کو بیان کیا گیا ہے، میں باضابطہ اس کا پورے خلاصہ لایا ہوں آپ کے آسانی اور سہولت کے لیے، تاکہ آپ سے جو کوئی بات پوچھ دیا جائے کہ اس مرثیہ کا خلاصہ بتایا کیا ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ لکھ دیں۔ تو میں آپ تمام بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مرثیہ کا خلاصہ انشاءاللہ جب اس کے آبجیکٹو اور سبجیکٹو کو ہم لائیں گے تو اس وقت آپ کے سہولت اور آسانی کے لیے اس کے خلاصہ کو بیان کر دیں گے، تاکہ کوئی آپ کو پریشانی اور دشواری آپ کو پیدا نہ ہو۔ تو میں آپ تمام بچوں سے آخری میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے 2 مہینہ سے جو کم وقت باقی ہے، اس میں اپنے پڑھائی میں اپنے وقت کو زیادہ صرف کرے، کھیل کود میں اپنے وقت کو نہ لگائے، اور آپ تمام بچے محنت اور لگن کے ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے۔ انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ تمام بچوں کو بہتر اور اعلی نمبر سے کامیابی حاصل کرے۔ آپ تمام بچے سے آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ جے ٹی اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ کرے۔ آج کے لیے بس میں یہیں پر اپنے کلاس کو روکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔